हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने एथिक्स CS4 क्लासेस की शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत हमारा पार्ट 1 आ चुका है। ये हमारा पार्ट 2 है। आज हम पार्ट 2 में पार्ट 1 के आगे की क्लासेस को देखेंगे और ये देखेंगे कि पार्ट 1 में जो हमने पढ़ा था नॉर्मेटिव एथिक्स अर्थात मानकीय नीति शास्त्र, उसको यहाँ पे कितने टाइप्स में हमें पढ़ना होता है, उसके संदर्भ में कौन कौन सी थ्योरी होती हैं और उन थ्योरी में उनकी क्या प्रासंगिकता है। तो हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा एथिक्स CS4 की क्लास का पार्ट 2 है। ऑलरेडी हमारा पार्ट 1 आ चुका है और साथ ही हमारा प्रोमो वीडियो भी आ चुका है। उम्मीद है कि आपने उन दोनों वीडियो को देखे होंगे और अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उन्हीं वीडियो को देखें, क्योंकि अगर आपने उन वीडियो को ना देखा तो आप आज के इस टॉपिक को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हर एक पार्ट अपने पिछले पार्ट से संबद्ध है। ठीक है, तो आपकी कहानी की क्रमबद्धता बनी रहे और आपको एथिक्स काफ़ी इजी लगे, इसलिए आपको अपने पहले प्रीवियस 2 पार्ट को देख लेना है। ठीक है, हम अपनी आज की क्लास की शुरुआत करें। अपने प्रीवियस पार्ट को एक बार क्विक फास्ट मोड में रिकॉल कर लेते हैं, ताकि आज की कहानी हमें काफ़ी सहज लगे और ये समझ में आ जाए कि वाकई में आज हम क्या क्या पढ़ना चाहेंगे। तो हमने अपने प्रीवियस पार्ट में देखा था कि एथिक्स क्या होती है, एथिक्स के जो टाइप्स होते हैं वो कौन कौन होते हैं, एथिक्स और मोरलिटी के मध्य डिफरेंस क्या होता है, एथिक्स का ओरिजिन कैसे हुआ था और एथिक्स की प्रासंगिकता क्या है, न केवल पब्लिक लाइफ में बल्कि एक एडमिनिस्ट्रेशन अप्रोच के साथ साथ जो ह्यूमन लाइफ है उसके संदर्भ में। इतनी सारी चीज़ें जब आपने पढ़ ली थी तो आपने कई शब्दावलियों को पढ़ा था, चाहे वो विश्वास की बात हो, चाहे मूल्य की बात हो, चाहे सिद्धांत की बात हो या फिर नैतिकता की बात हो। और आपने ये भी देखा था कि एथिक्स में और नैतिकता में यानी कि नीति शास्त्र और मोरलिटी में क्या डिफरेंस है। इतनी बातें आप समझ गए। आज हम क्या करेंगे कि इससे आगे की बातों को पढ़ेंगे। और एक बात और बता दें आपको, हमने ऑलरेडी आपको प्रीवियस पार्ट में ही बता दिया था कि चाहे टाइप्स हो, चाहे थ्योरीज हो, ठीक है, या फिर उसकी कोई भी डेफिनेशन हो, किसी भी चीज़ की परिभाषा की, ये कुछ भी आपको याद नहीं रखना है। क्लियर? क्यों नहीं याद रखना है? क्योंकि आपसे इस पर क्वेश्चन नहीं पूछेगा यूपीएससी क्या करती है कि आपकी जो थ्योरीज आज हम पढ़ेंगे इस पर केस स्टडी जब आप करते हैं सॉल्व, तो वहाँ पर इनकी काफ़ी ज़्यादा प्रासंगिकता हो जाती है और वहाँ अगर आप किसी का भी नाम लेकर उस केस को सॉल्व कर देंगे तो एग्जामिनर आपके आंसर में काफ़ी ज़्यादा अंकों की बढ़ोतरी कर देता है। ठीक है, तो आज आपको ये तो नहीं याद रखना है कि अरिस्टोटल का सद्गुण का सिद्धांत क्या है, जॉन रॉल्स की थ्योरी क्या है, उपयोगितावाद का क्या सिद्धांत है, हॉब्स ने क्या कॉन्सेप्ट दिया, लॉक ने क्या कॉन्सेप्ट दिया, बट इसको समझना है। और इसे आप एक बार समझ लेंगे तो आपके मन मस्तिष्क में इन सभी फिलोसफर की, इन सभी स्कॉलर की एक इमेज क्रिएट हो जाएगी और आप किसी भी चीज़ को जब देखेंगे लाइफ में तो आप इन्हीं नज़रियों से देख सकेंगे। और साथ ही जब आप इन्हीं नज़रियों से देखेंगे तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आप हर एक चीज़ का तार्किक रूप से विश्लेषण कर पाएंगे, आप उचित और अनुचित के बारे में बता पाएंगे, आप एक ही कंडीशन को लगभग 10 डायमेंशन में देख पाएंगे। समझ रहे? इसीलिए आज का टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक को आपको काफ़ी इजी और काफ़ी स्मूथ वे में कंप्लीट कराएं। अब हम टॉपिक की शुरुआत करें, इससे पहले हम आपको टाइप्स बता दें कि वास्तव में आज हम पढ़ना क्या चाहते हैं। ठीक है, हमने आपको पहले ही बता दिया कि हम आज यहाँ पे क्या करेंगे कि जो हमने प्रीवियस टाइप्स ऑफ एथिक्स पढ़े थे, आपको पता होगा हमने प्रीवियस पार्ट में जो एथिक्स थी उसके कितने टाइप्स पढ़े थे। आपने पढ़ा था ना, 4 टाइप्स होते हैं एथिक्स के। पहला आपने पढ़ा था डिस्क्रिप्टिव एथिक्स, दूसरा आपने पढ़ा था नॉर्मेटिव एथिक्स, तीसरा आपने पढ़ा था मेटा एथिक्स और चौथा आपने पढ़ा था अप्लाइड एथिक्स। क्लियर? डिस्क्रिप्टिव का हमें
पढ़ना ही नहीं होता है कि डिस्क्राइब करने का मतलब क्या है, ये हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना होता है। बट हमें जो मोस्टली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है वो है नॉर्मेटिव। नॉर्मेटिव एथिक्स में क्या होता है कि इसमें आपको हर एक कंडक्ट के बारे में कौन कौन सी थ्योरीज उसमें प्रचलित हैं ये पढ़ना पड़ता है। तो आज हम वास्तव में अपने इसी टाइप के एक पोर्शन को कवर करेंगे। एक पोर्शन का क्या मतलब है अभी आप थोड़ी देर में समझ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद जब हमारा लगभग 4 से 5 वीडियो में ये पोर्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तब हम मेटा एथिक्स के अंतर्गत देखेंगे कि वैल्यूज़ क्या होती हैं, या अलग अलग वर्ड कंपैशन क्या होते हैं, या सदाचार क्या होती है, प्रोबिटी क्या होती है यानी कि ईमानदारी क्या होती है, इन सब को कवर करेंगे। और फिर हमारा बचता है अप्लाइड। जब हमें ये सब कुछ पता हो जाएगा, थ्योरीज पता हो जाएगी, तब अप्लाइड पढ़ेंगे तो समझ में भी ज़्यादा आएगा और कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहेगा। आप कई सारे इंस्टीट्यूट के अगर आप नोट्स देखेंगे तो उन नोट्स की एक सबसे बड़ी सीमा यही है कि वो अप्लाइड को पहले पढ़ा देते हैं, नॉर्मेटिव को पढ़ाते ही नहीं है। 3 से 2 लाइन में बता देंगे या 3 से 2 पेज में सिर्फ बता देंगे और इसके बाद नॉर्मेटिव को ख़त्म कर देंगे। जबकि अगर आपने नॉर्मेटिव एथिक्स सही से पढ़ लिया तो आप यकीन मानिए कि आप पूरे के पूरे एथिक्स को समझ जाते हैं, ठीक है। मेटा एथिक्स तो हम आपको बताएंगे ही, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम इसी क्रम में रखे हैं। हमने ये क्रम आपको पता होना चाहिए यूपीएससी को बेस बनाकर ही किया है। आपने कई बार जब आप लोग बैक ईयर के पेपर उठाकर देखेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि यूपीएससी ने इन्हीं क्रम के अनुरूप ही प्रश्न पूछे हैं। एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है जॉन रॉल्स की न्याय की थ्योरी क्या है, और किसी ने भी नहीं पढ़ाया था उस समय, बट पूछ लिया गया। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि अरिस्टोटल का सद्गुण का सिद्धांत क्या है। तो ये सब चीज़ें तब आएंगी ना जब आपको ये पता होगा। और अगर हम इसको स्किप करा दें, आपको बताएं ही ना, केवल 1 से 2 लाइन में बता दें, तो फिर मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो आप 4 से 5 वीडियो में हमारे साथ ये सभी थ्योरीज पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद आपका न केवल ये थ्योरीज यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगी, बल्कि आप जब हमारे साथ वर्ल्ड हिस्ट्री में एनलाइटमेंट पढ़ेंगे, आप रेनेसां हमारे साथ पढ़ चुके हैं यानी कि पुनर्जागरण आप पढ़ चुके हैं, और जब हमारे साथ प्रबोधन पढ़ेंगे तो प्रबोधन में जो आप विचारक सुनते हैं, रूसो के बारे में, हॉब्स के बारे में, लॉक के बारे में, हीगल के बारे में, इन सब को हम यहाँ पे काफ़ी डेप्थ में कवर करा देंगे। रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, हॉब्स का सामाजिक समझौतावादी थ्योरी क्या है, आपने मॉडर्न इंडिया में एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं यूटिलिटेरियन अप्रोच यानी कि उपयोगितावाद का सिद्धांत, आप सोसाइटी या एक तरीके से सोशल जस्टिस में फेमिनिज्म पढ़ते हैं, नारीवाद, तो वो सब हम यहाँ पे जब कवर करा देंगे ना, तो आप यकीन मानिए कि आपका न केवल ऐसे कंप्लीट हो जाएगा, न केवल वर्ल्ड हिस्ट्री में ऑप्शनल और जीएस कंप्लीट हो जाएगा, बल्कि आपका एथिक्स के साथ साथ सोसाइटी भी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये इतने सारे टॉपिक को कवर करता है आपस में। और आजकल यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछती है, ठीक है। तो बिल्कुल निश्चिंत होकर एक एक लाइन हमारे साथ पढ़ें, उसे समझें और कॉन्सेप्चुअल होकर पढ़ना। यहाँ पे बोरिंग अपने ऊपर मत लाना कि ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही, बताइए कैसे होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी है सब कुछ, यहाँ पे कुछ भी टफ नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं हमारी जो आज की ये टाइप्स है, इसको हम किस तरीके से कैटेगराइज कर रहे हैं और किस तरीके से इसे हम आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो सेकेंड टाइप था वो कौन सा टाइप था, सेकेंड टाइप हमारा था यहाँ पे नॉर्मेटिव एथिक्स, क्लियर। इंग्लिश इसकी क्या है, हिंदी क्या है, हिंदी का मतलब होता है वर्णात्मक नीति शास्त्र। हमने प्रीवियस पार्ट में आपको दे दिया है और आपके करेक्शन भी करा दिए। जिन बच्चों को पीडीएफ में करेक्शन समझ में ना आता हो कोई वर्ड, तो आप हमें हमारी ही पीडीएफ की पर्सनली उस पेज पे जो जो वर्ड ना समझ में आए उस पर रिंग करके हमें भेज दिया करें, हम उसको एक ऑडियो के माध्यम से आपको बता दिया करेंगे। कई बच्चों ने हमसे पूछा भी है, हमने उनको बताया भी है, ठीक है। हमने पढ़ा था नॉर्मेटिव एथिक्स, आज हमें यही पढ़ना है, ठीक है। नॉर्मेटिव एथिक्स की जब बात करते हैं, वर्णात्मक नीति शास्त्र की जब बात करते हैं, तो वास्तव में ये 2 टाइप की होती है।
ध्यान देना, अब हमारी थ्योरी की क्लासेस शुरू हो रही हैं। ये 2 टाइप की होती है। एक टाइप माना जाता है एजेंट थ्योरी, ठीक है, दूसरा टाइप माना जाता है एक्शन थ्योरी। इतनी बातें आप समझ गए। एजेंट थ्योरी का मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति काम कर रहा है, जो व्यक्ति काम कर रहा है उस व्यक्ति को ध्यान में रखकर उसका कंडक्ट डिसाइड करना, यानी कि कंडक्ट का मतलब उसके द्वारा किए गए कार्य की न्यायोचितता को देखना, ये कहलाता है एजेंट थ्योरी। ठीक है, परिभाषा नहीं याद रखनी है, बस बताना चाह रहा हूं मैं कि एजेंट का मतलब ये होता है कि एक व्यक्ति के द्वारा किया गया काम जो होगा वो कैसा होगा, ये डिसाइड करता है उस व्यक्ति पर, एजेंट थ्योरी। ठीक है, दूसरा है एक्शन थ्योरी। एक्शन थ्योरी का मानना ये है, इनके 2 पार्ट होते हैं बेसिकली एक्शन थ्योरी के। ये मूलतः ये कहते हैं कि जो व्यक्ति काम कर रहा है उसका काम कैसा है। ध्यान देना, यहाँ पे क्या कि व्यक्ति कैसा है और यहाँ पे व्यक्ति के द्वारा किया गया काम कैसा है, यानी कि उसका एक्शन डिसाइड करेगा कि वो पॉजिटिव है या निगेटिव है, वो गुड है या बैड है। और इसी एक्शन थ्योरी के अंतर्गत 2 टाइप आते हैं। ठीक, पहला टाइप आता है डेंटोलॉजी, दूसरा टाइप आता है टीलियोलॉजी, यानी कि डेंटोलॉजी जो स्कॉलर हैं और टीलियोलॉजी जो स्कॉलर हैं। डेंटोलॉजी का सामान्य सा हिंदी में मतलब ये होता है नियमवादी। हमने आपको लिख दिया है वहाँ पे, नियमवादी का मतलब होता है परिणाम निरपेक्ष। काफ़ी टफ हिंदी होती है, लेकिन हम आपको एक एक वर्ड क्रिस्टली क्लियर कर देंगे, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। डेंटोलॉजी का मतलब होता है नियमवादी या परिणाम निरपेक्ष। परिणाम निरपेक्ष का मतलब क्या होता है कि परिणाम कुछ भी आए, हमें नहीं मतलब। हमें क्या मतलब है कि जो कर्म हम कर रहे हैं, जो हम कार्य कर रहे हैं, उसको बस करना है, हमें रिजल्ट पर फोकस नहीं करना है। रिजल्ट का मतलब जैसे आप लोग आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आपको ये नहीं मतलब कि हम आईएएस बनेंगे या नहीं बनेंगे, बट आज हम अपना 100% दे रहे कि नहीं दे रहे, आज हम आंसर राइटिंग कर रहे कि नहीं कर रहे, ये इंपॉर्टेंट है। यानी कि ये लोग किस पे काम करते हैं, इस पर, एक्शन पर काम करते हैं। और एक्शन में भी किस पर काम करते हैं, अपने वर्क पर, ना कि रिजल्ट पर। तो इनको बोला जाता है डेंटोलॉजिस्ट। और डेंटोलॉजिस्ट के अंतर्गत कौन आता है, कांट आते हैं, गीता आती है। गीता का मतलब श्रीमद् भागवत गीता। गीता का मतलब कोई लड़की नहीं, गीता का मतलब श्रीमद् भागवत गीता। गीता का जो निष्काम कर्म अर्जुन को सिखाया जाता है, बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, निश्चिंत रहना। अभी बिल्कुल 0 से शुरू कर रहा हूँ। आपका जब ये पूरा नॉर्मेटिव खत्म हो जाए तब आप मुझे बताना कि सर आप मेरे को ये चीज़ नहीं समझ में आई, क्वेश्चन ही नहीं रहेगा, सारा सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो डेंटोलॉजी के अंतर्गत कौन आते हैं, एक कांट आते हैं और दूसरे गीता आती है, श्रीमद् भागवत गीता। तीसरा इसमें आता है अंतःप्रज्ञावादी लोग। अंतःप्रज्ञावादी लोग का मतलब कि जो अपने अंदर से जो निकलता है उसके अनुरूप जो कार्य करते हैं, उनको जो अच्छा लगता है वो कृत्य करते हैं। यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हो जिनका जो पैशन होता है, जो पैसे के लिए नहीं, केवल पैशन के लिए वर्क करते हैं। हम एक एक वर्ड ये पढ़ाएंगे, इंट्यूशन क्या होता है, इंट्यूशनिज्म क्या होता है, सब पढ़ाएंगे। बट अभी आप ये समझ जाइए कि हाँ, डेंटोलॉजी के अंदर 3 लोग आते हैं, कांट आते हैं, गीता आती है और अंतःप्रज्ञावादी लोग आते हैं। ठीक है, अब इनमें भी क्या है कि मूलतया इसमें कांट को ही रखा जाता है। गीता को लोग लास्ट में पढ़ते हैं, कांट को नहीं पढ़ते। सॉरी, गीता को लोग लास्ट में पढ़ते हैं, केवल कांट को ही पढ़ते हैं। ठीक, लेकिन हम क्या करेंगे कि आपको कांट को भी पढ़ा देंगे और गीता को भी पढ़ा देंगे, ताकि आप कांट की जो नीति मीमांसा है उसकी गीता के निष्काम कर्म से तुलना कर पाएं। इतनी बातें समझ गए। चलिए, दूसरा हमने यहाँ पे बताया था टीलियोलॉजी। ठीक, टीलियोलॉजी को मतलब इसका हिंदी में है प्रयोजनवादी। ठीक है, या प्रयोजनवाद। प्रयोजनवादी का मतलब होता है परिणाम सापेक्ष। परिणाम सापेक्ष का मतलब ये कहते हैं कि जो हम कृत्य कर रहे हैं उसका रिजल्ट आना चाहिए, मतलब बिना रिजल्ट के हम कोई कृत्य नहीं करेंगे। समझना, ये कहते हैं कि जो हम काम कर रहे हैं उसका रिजल्ट आना चाहिए। अगर हम श्री आईएएस एकेडमी में आईएएस की क्लासेस ले रहे हैं
तो हमें आईएएस बनना ही चाहिए। अगर नहीं बन पा रहे तो श्री आईएएस एकेडमी का दोष है। समझ रहे? सिंपल सी बात अगर मैं ये कहूँ एक हिसाब से, इन सब को समराइज अगर मैं कर दूँ पूरे तौर पर, तो ये आप मानिए कि जैसे मान लीजिए कि कोई एक पर्सन है, ठीक है, ए पर्सन ने श्री आईएएस से, अपनी एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ, बस इतना याद रखना, ए पर्सन ने श्री आईएएस से आईएएस की तैयारी की, ठीक है, आईएएस की तैयारी की। अब यहाँ पे जो ए पर्सन है ये हमारा कौन हो गया? एजेंट। ये एजेंट थ्योरी होगी, ठीक है। श्री आईएएस, ठीक है, से आईएएस की तैयारी की, ठीक है, आईएएस की तैयारी, आईएएस की जो तैयारी है ये क्या हो गई आपकी? डेंटोलॉजी में, यानी कि एक्शन थ्योरी के अंतर्गत जब हम पढ़ते हैं ना, एजेंट वो थी, ये एक्शन, एक्शन में डेंटोलॉजी और इसमें कांट और गीता है, ठीक। आईएएस नहीं बना, ठीक, आईएएस नहीं बना, हालांकि आप सब बनेंगे, ठीक है, आईएएस नहीं बना, ये कौन हो गई? टेलियोलॉजी थ्योरी। क्लियर? एक ही स्टेटमेंट में ये तीनों के तीनों पर्सन ऐसे समायोजित होते हैं, ठीक। तो इनका ये मानना है कि हम कोई भी कृत्य करें तो उसका रिजल्ट आना चाहिए, ये रिजल्ट ओरिएंटेड है, यानी कि हर हाल में हमें परिणाम चाहिए, हमें सफल होना ही होना है। यानी कि जब कोई व्यक्ति परिणाम की इच्छा कर लेता है तो उसके क्या निगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं ये हम आपको बताएंगे। बट अभी ये समझ जाइए कि ये कहते हैं कि हमें केवल परिणाम पर फोकस रखना है, ठीक है, हमें कर्म पर फोकस नहीं करना है। कर्म अच्छा भी हो या बुरा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रिजल्ट जो है वो सही आना चाहिए, ठीक है। व्यक्ति कोई भी हो, अच्छा हो या बुरा हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। जबकि एजेंट थ्योरी क्या कहती है कि काम से मतलब नहीं है, परिणाम से मतलब नहीं है, मतलब है उस व्यक्ति से। अभी हम डिटेल में और पढ़ाएंगे, इन सबको एक एक करके पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी मोटे तौर पर बस बताना चाह रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में एक फ्रेम बन जाए कि हाँ ये इतने प्रकार के इसमें टाइप होते हैं, ठीक है। हमने आपको शुरू में क्या बताया था? डेंटोलॉजी में 3 लोग थे, क्लियर, 3 लोग बताया था, कांट को बताया था, गीता को बताया था और अंतःप्रज्ञावाद। उसी तरीके से जो टेलियोलॉजी है, ठीक है, टेलियोलॉजी में काफ़ी सारे पार्ट हैं। मोटे तौर पर तो इसमें भी 4 ही माने जाते हैं, लेकिन हाल में इसमें 4 और ऐड कर दिए गए हैं, ठीक है। तो वो 4 कौन से हैं? पहला तो है यूटिलिटेरियन, यानी कि उपयोगितावाद का कॉन्सेप्ट। ये था कॉन्सेप्ट बेंथम और जेएस मिल का, ठीक है। कई सारे बच्चों को हिंदी में हमारी करेक्शन नहीं समझ में आता है, तो जो बच्चे हमारी क्लास कर रहे हैं ना, और वो स्लाइड को देखते जाया करें तो उनको हिंदी और क्लियर हो जाएगी, क्योंकि हम यहाँ पे लगभग सब कुछ बता ही देते हैं, ठीक। तो यूटिलिटेरियन अप्रोच यानी कि उपयोगितावादी सिद्धांत के लेखक हैं बेंथम और जेएस मिल। उपयोगितावाद क्या होता है हम सब डिटेल में बताएंगे, ठीक है। बट एक लाइन में बता देना चाहते हैं, उपयोगितावाद का मतलब ये होता है कि कोई भी काम करो उसका फायदा होना चाहिए, मतलब वो लॉस में ना हो, अनुपयोगी चीज ना हो, उपयोगी चीज हो। जैसे आप अगर आंसर राइटिंग करो तो वो उपयोग में आए आपके, ऐसा नहीं कि आप किसी भी क्वेश्चन के आंसर राइटिंग करो, ठीक है। और ये क्या कहता है? अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुख की प्राप्ति देना, ये अप्रोच है यूटिलिटेरियन अप्रोच, ठीक है। पढ़ाएंगे इसको डिटेल में और काफ़ी डेप्थ में पढ़ाएंगे। और न केवल आपका यूटिलिटेरियन यहाँ कंप्लीट हो जाएगा, बल्कि मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न इंडिया जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और आपको जानकर खुशी होनी चाहिए कि चाहे वर्ल्ड हिस्ट्री में यूटिलिटेरियन पढ़ाने की बात हो, चाहे एथिक्स में पढ़ाने की बात हो, चाहे मॉडर्न इंडिया में पढ़ाने की बात हो, पढ़ाने वाला मास्टर एक ही है, ठीक है। तो आप यहाँ पर हमसे अच्छे से पढ़ लीजिए, वहाँ 2 जगह आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। दूसरा इसमें व्यक्ति आते हैं संविदात्मक या समझौतावादी सिद्धांत। इनका क्या मतलब है? कॉन्ट्रैक्टेरियन थ्योरीज इसको बोलते हैं, या कॉन्ट्रैक्टेरियन प्रिंसिपल। समझौतावादी हैं हॉब्स, लॉक और रूसो, ठीक है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट आप पढ़ते हो ना, रूसो की बुक है। तो हॉब्स, लॉक, रूसो ये कहते हैं कि राज्य का जो निर्माण है वो समझौते के आधार पर होना चाहिए, यानी कि
कई सारे लोग आपस में मिले, उन्होंने कहा कि हमें एक राज्य का निर्माण करना है, हमें अपनी कुछ पावर इस सज्जन महोदय को दे देनी है और इसको शक्तिशाली बनाना है। क्या डेप्थ में नॉलेज है, कैसे हॉब्स ने कहा, कैसे लॉक ने कहा, कैसे रूसो ने कहा, रूसो की जनरल विल क्या है, ये सब कुछ पढ़ाएंगे। बट अभी हम एक एक छोटा सा परिचय दे रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तीसरे आते हैं कॉन्ट्रैक्टेरियन कंटेम्परेरी, ठीक है, यानी कि कंटेम्परेरी कॉन्ट्रैक्टेरियन जो प्रिंसिपल्स के लोग थे, यानी कि समकालीन समझौतावादी जो सिद्धांत के विचारक हैं, वो हैं जॉन रॉल्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2016 में कि जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस क्या है, पढ़ाएंगे आपको, निश्चिंत रहिए। इथिक्स आप हमसे पढ़ लें, इसके बाद दुनिया का कोई भी मास्टर आपको इथिक्स नहीं पढ़ा सकता। क्यों? क्योंकि हम आपको इतना डेप्थ में पढ़ा देंगे इथिक्स कि इसके बाद आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। और जब पढ़ाएंगे ना तो ऐसा नहीं कि इथिक्स हमने आपको पढ़ा दिया तो आप भूल गए, आपको बिना नोट्स बनाए इथिक्स याद रहेगी, ऐसी इथिक्स आपको पढ़ाना चाह रहे हैं हम। और वैसे भी इथिक्स कोई पढ़ने का विषय नहीं है, जीवन में उतारने का विषय है, ठीक है। तो हमने इसमें बताया जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस क्या होती है, थ्योरी ऑफ जस्टिस, न्याय की वो प्रोसेस क्या है, ये भी आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। चौथी इसमें आती हैं कंटेम्परेरी नारीवादी या कंटेम्परेरी फेमिनिज्म इथिक्स, ठीक है, यानी कि नारीवादी लेखिका या नारीवाद जो आप रोज सुनते रहते हैं ना कि वो फेमिनिज्म है, वो ऐसे बोलती है, वो हमेशा नारियों के मुद्दों को उठाती है। जैसे मीटू मूवमेंट आप देख सकते हैं, नारियों के अधिकारों की बात आप देख सकते हैं, ठीक है, सफर्डम मूवमेंट्स आप देख सकते हैं, आप सिमोन डे बुआ को पढ़ सकते हैं जिनकी बुक है द सेकंड सेक्स, ठीक है। आज समाज में महिलाओं के साथ जो सशक्तिकरण की बात की जा रही, इन सब चीज़ों को हम पढ़ाएंगे, ठीक है। और इसको जब आप पढ़ लेंगे ना तो नारीवाद तो कंप्लीट होगा ही होगा, लगभग आपका मॉडर्न इंडिया से लगाकर सोशल जस्टिस, सोसाइटी और एथिक्स के साथ साथ ऐसे भी कंप्लीट हो जाएगा। आप जीवन में जब कभी वुमेन पर कोई ऐसे लिखना चाहेंगे या कोई पुस्तक पढ़ रहे होंगे या कोई न्यूज़पेपर का आर्टिकल पढ़ रहे होंगे तो आप समझ जाएंगे कि वास्तव में फेमिनिज्म का मतलब क्या है। या किसी पर्सन को जब आप देखेंगे तो उस पर्सन को देखकर समझ जाएंगे कि अच्छा इस व्यक्ति में नारीवादी गुण है। जैसे कि आप हमेशा एक क्वेश्चन पढ़ते होंगे, कहाँ पढ़ते हैं, मॉडर्न इंडिया में, कि महात्मा गांधी का जो स्त्रायण पक्ष था वो काफ़ी मजबूत था। तो ये स्त्रायण पक्ष का क्या मतलब होता है ये भी आप समझ जाएंगे। अभी हम नहीं बताने जा रहे, मतलब वहाँ हम बताएंगे, ठीक है। फिर हमारे जो लास्ट 4 मैंने आपको बोले थे जो नए इसमें टॉपिक ऐड हुए हैं, वो एक है ईगोइज्म। ईगोइज्म का मतलब स्वार्थवाद, ठीक है। दूसरा है हेडोनिज्म यानी कि सुखवाद, जैसे लोग नहीं कहते हैं सुखी जीवन जीना है, हमें दुख की अभिलाषा नहीं करनी है। तीसरा इसमें जो है परफेक्शनिज्म, उस पर्सन में ना परफेक्शन होना चाहिए। ऐसे लोग नहीं कहते हैं कि वो जो मेरा हस्बैंड है ना या जो मेरी वाइफ है ना वो बिल्कुल परफेक्ट है ना। तो इसको भी देखेंगे कि पूर्णतावाद होता है या नहीं होता है, या बस केवल हम लोग अपने मन से बनाते रहते हैं। जैसे गाना नहीं है कि मेरे सैया सुपरस्टार, तो इसको देखना पड़ेगा कि सच में गाना रियलिटी में रियल है या हमने इसको परफेक्शनिज्म के हिसाब से पढ़ा है ना। निश्चिंत रहिए, मतलब आपका जीवन जो होगा ना इथिक्स मेरे साथ पढ़ने के बाद हर एक चीज़ पे आपकी थिंकिंग रैशनल हो जाएगी, इतना यकीन रखिएगा, ठीक है। चौथा है इसमें इवोल्यूशनिज्म, यानी कि इवोल्यूशन जो हुआ यानी कि जो विकास हुआ वो क्या था, विकासवाद का कॉन्सेप्ट क्या था। आप डार्विन को पढ़ते होंगे कि डार्विनिज्म क्या है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे हम आपको बताएंगे। कुछ बच्चों को हो सकता है इंग्लिश में दिक्कत आ रही हो कि सर ये इंग्लिश और हिंदी को मिक्स क्यों कर रहे हैं आप। तो देखिए मेरी भी इच्छा आपको इंग्लिश के साथ पढ़ाने की नहीं है, मैं भी चाहता हूँ कि आपको प्योर हिंदी ही पढ़ाऊँ, लेकिन वही है ना, प्योर हिंदी अगर हम आपको पढ़ा देंगे तो हिंदी समझ में ही नहीं आएगी। ऐसे हम अगर आपको बोलते हैं एजेंट, ठीक है, और ऐसे अगर हम बोल दें संचालक या हम बोल दें चालक, तो आप समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। एजेंट आप रोज़ सुनते हैं, एथिक्स आप रोज़ सुनते हैं, नीति शास्त्र कितना सुनते हैं, एथिक्स ज़्यादा सुनते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने आपको ये चीज़ें बताई।
इतनी बातें आप समझ गए। यानी कि अगर मैं मोटे तौर पर इन चीज़ों को समराइज कर दूं तो ये बता सकते हैं नॉर्मेटिव एथिक्स दो टाइप की हैं। एक है हमारी एजेंट थ्योरी, एक है हमारी एक्शन थ्योरी। एक्शन में दो टाइप, एक है डेंटोलॉजी, एक है टीलियोलॉजी। डेंटोलॉजी में तीन टाइप, एक है कांट, एक है गीता और एक है अंतःप्रज्ञावाद। टीलियोलॉजी में 8 पार्ट, जिसमें 4 पहले के 4 बाद के। पहला है यूटिलिटेरियन, दूसरा है कॉन्ट्रैक्टेरियन थ्योरी, तीसरा कंटेम्प्रेरी कॉन्ट्रैक्टेरियन और चौथा है क्या है फेमिनिज्म। क्लियर। यहाँ पे जो 4 बात आई नई उसमें है ईगोइज्म, हेडोनिज्म यानी कि सुखवाद, स्वार्थवाद और परफेक्शनिज्म यानी कि पूर्णतावाद और इवेस्टलिज्म। ठीक है, तो ये चीजें आपने पढ़ ली। अब हम क्या करेंगे, ये जो पार्ट है ना यानी कि एक्शन थ्योरी का, इसको हम कल पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। आज हम पूरी की पूरी एजेंट थ्योरी को कवर कर लेंगे और जब आज आप एजेंट थ्योरी पूरी कवर कर लेंगे इसके बाद फिर आपको एजेंट थ्योरी कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर। तो आज हम एजेंट थ्योरी को कवर करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हमारा टीलियोलॉजी के अंतर्गत पहले हम एक्शन थ्योरी के अंतर्गत पहले हम डेंटोलॉजी को कवर करेंगे और डेंटोलॉजी में भी सबसे पहले कांट को। इसको हम बड़ा स्लोली पढ़ेंगे। देखिए थ्योरी में क्या होता है ना, अगर थ्योरी के हमने आपको 2 वीडियो में सब कंप्लीट करा दिया तो नहीं आएगा समझ में। तो हमने ये सोचा कि थ्योरी के लगभग 5 से 6 पार्ट आएंगे। जैसे हम डेंटोलॉजी जब आपको कराएंगे तो कांट को 1 वीडियो में पढ़ा देंगे, 2 वीडियो में हम मतलब उसके नेक्स्ट में गीता को और अंतःप्रज्ञावाद को पढ़ा देंगे। टीलियोलॉजी में हम इन 4 को अलग अलग एक एक पार्ट में पढ़ाएंगे, चारों को। ठीक है, यानी कि 4 पार्ट ये हो गए और इन 4 को हम फिर एक ही पार्ट में पढ़ा देंगे। अगर मैं मोटे तौर पर ये कहूँ कि अब हमारे कितने पार्ट आएंगे तो आज का ये तो हमारा दूसरा पार्ट हो गया, अगला हमारा तीसरा होगा, फिर हमारा चौथा होगा, 5वां होगा, 6ठा होगा, 7वां होगा, 8वां होगा, 9वां होगा। यानी कि टोटल 10 पार्ट में ये हमारी पूरी नॉर्मेटिव एथिक्स कंप्लीट हो जाएगी और इसके बाद फिर आपको कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो इतनी बातें आप समझ गए। तो आज हम शुरू करते हैं अपनी अब एजेंट थ्योरी को। क्लियर। नाम से ही समझ में आ रहा क्या कहना चाह रहा, एजेंट यानी कि चालक। ठीक है, और भी हिंदी में कई नाम होते हैं, चालक होता है, संचालक होता है, कुछ भी आप कह दीजिए, चालक। ठीक है, चालक का यहाँ पे मतलब होता है मानव। ठीक है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस एजेंट थ्योरी को सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था। वास्तव में एजेंट थ्योरी ही है वर्च्यू एथिक्स। क्लियर, ये ध्यान देना, एजेंट थ्योरी ही है वर्च्यू एथिक्स और इस वर्च्यू एथिक्स का कॉन्सेप्ट दिया था प्लूटो और अरस्तु ने। ठीक है, अब एक बात बता दीजिए कि प्लूटो किसके गुरु थे, अरस्तु के। ठीक है, प्लूटो का कौन गुरु था, सुकरात। ठीक है, इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सुकरात के शिष्य थे प्लूटो, प्लूटो के शिष्य थे अरस्तु। ठीक है, इतनी बातें समझ गए। तो प्लूटो और अरस्तु ने एक कॉन्सेप्ट दिया था वर्च्यू एथिक्स का, लेकिन लोग अधिकांशतः अरस्तु को ही वर्च्यू एथिक्स का क्रिएटर मानते हैं। ठीक है, वर्च्यू का मतलब होता है सद्गुण। आपने सोचा होगा सर गुण तो हमने सुना था, सद्गुण का क्या मतलब होता है। सद्गुण का मतलब ये होता है अच्छे गुण, यानी कि किसी भी पर्सन के अंदर अच्छे गुण। कहा नहीं जाता है कि उस कन्या के अंदर 16 गुण हैं या 16 उसके अंदर संस्कार हैं। ठीक है, तो 16 तो हैं, लेकिन उन 16 में भी जो सबसे अच्छे गुण हैं वो कौन से हैं, उनको बोला जाता है सद्गुण। ध्यान देना इतनी बातें। और इन्हीं सद्गुणों को लेकर प्लूटो ने और अरस्तु ने 4 बताए हैं। क्या, सद्गुण। कहते हैं कि मानव के अंदर हो सकता है कि 16 से 17 गुण हों, लेकिन उन 16 से 17 गुणों में जो सद्गुण हैं वो केवल 4 हैं। और जिस पर्सन में 4 सद्गुण होंगे वो पर्सन काफ़ी अच्छा होगा, काफ़ी नैतिक होगा, उसके द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा वो निर्णय भी अच्छा ही होगा। ठीक है, अब प्रश्न उठता है वो साहब 4 गुण कौन कौन से बताए। तो पहला गुण उन्होंने बताया उस व्यक्ति में संयम होना चाहिए। ठीक है, टेम्परेंस जिसको बोलते हैं। दूसरा उन्होंने बताया उस व्यक्ति में साहस होना चाहिए, करेजियस होना चाहिए। तीसरा उन्होंने बताया कि उस व्यक्ति में क्या होना चाहिए, बुद्धि,
यानी कि विजडम, यानी कि विवेक। क्लियर, इतनी बातें समझ गए। और चौथा उन्होंने क्या बताया, बताइए। चौथा उन्होंने बताया जस्टिस, यानी कि उस व्यक्ति में न्याय करने की समझ होनी चाहिए। इतनी बातें समझ गए। कहने का क्या मतलब है, कहने का ये मतलब है कि अरस्तु हो या प्लूटो हो, इनका मानना है कि ये जो 4 गुण हैं, कौन कौन से, साहस, संयम, ठीक है, विवेक। देखो इसके कई नाम है, विवेक है, बुद्धि है, बुद्धिमत्ता है, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, विवेक और न्याय। इनका मानना है कि ये जो 4 गुण हैं किसी भी पर्सन के अगर अंदर होंगे तो वो मानव अच्छा होगा, वो मानव सद्गुणी होगा, और उस मानव के द्वारा जो डिसीजन लिए जाएंगे वो अच्छे ही होंगे, वो सद्गुणी ही होंगे, और वो निर्णयों पर कोई प्रश्न चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल सी बात अगर हम ये कहें, कहा यह जाता है कि अगर पिता ने आपके लिए कोई रिश्ता देखा है तो वो रिश्ता अच्छा ही होगा, उस पर सोचने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कभी भी जो पिता है अपनी बेटी के लिए बुरा नहीं सोच सकता। मैंने ये एग्जाम्पल क्यों दिया है, क्योंकि जब आप लास्ट में अरिस्टोटल के आइडिया की, यानी कि सद्गुण के सिद्धांत की प्रासंगिकता पढ़ेंगे तो वहाँ पे आलोचना में ये वर्ड आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ये क्योंकि आपकी लाइफ से रिलेटेड है तो इसलिए आपको समझ में भी अच्छे से आएगा, इसीलिए हम आपको समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। कहा यह जाता है कि पिता जो होता है उसमें, मान लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ होता ही है, ठीक है, मान लीजिए पिता में 4 गुण होते हैं अरस्तु के अनुसार, तो अरस्तु ये कहते हैं कि पिता जो भी डिसीजन अपने बच्चे के लिए लेगा वो अच्छा ही होगा, वो बुरा नहीं हो सकता। अतः बच्चे को बिना सोचे समझे अपने पिता के द्वारा कही गई हर एक बात को सहज स्वीकार कर लेना चाहिए, उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। ध्यान देना, इतनी बातें आपके दिमाग में क्लियर हो रही होंगी। यानी कि एक पिता में ये 4 गुण होते ही होते हैं, ये कहना है किसका, अरिस्टोटल का, या ये कहना है किसका, प्लूटो का, ठीक है। इतनी बातें आप समझ गए। प्रश्न उठता है कि प्लूटो ने ये बातें कही किस में, तो इनकी एक बुक है द पॉलिटिकल, ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर इन्होंने एक बुक लिखी थी। उसमें इन्होंने ये बात बताई थी कि जो राजा होना चाहिए, जो राज्य का प्रतिनिधित्व करना चाहिए, वो एक सद्गुणी व्यक्ति होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटा सा अंतर आपको बताएं, क्या प्लूटो ने हो या अरस्तु ने हो, ये चीज़ तो मानी कि किसी भी व्यक्ति के अंदर ये 4 गुण होने चाहिए, और प्लूटो ये भी कहते हैं कि जिस व्यक्ति में 4 गुण होंगे तो वह व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा नैतिकवान होगा और उसका जो जीवन होगा वो काफ़ी शुभ होगा। शुभ का मतलब अच्छा जीवन होगा, यानी कि उसके जीवन में अच्छे दिन आ जाएंगे, यानी कि उसको किसी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, उसके जीवन में केवल खुशियां ही खुशियां होंगी, ठीक है। लेकिन प्लूटो के जो गुरु थे सुकरात, वो कहते हैं क्या कि शुभ जीवन ही व्यक्ति का सद्गुण नहीं है, बल्कि व्यक्ति के लिए जो सबसे बड़ा सद्गुण है वो है ज्ञान। यानी कि सुकरात का मानना है कि किसी भी व्यक्ति के अंदर अगर ज्ञान है तो उसका जीवन अच्छा होगा, लेकिन प्लूटो का मानना है कि किसी भी व्यक्ति के अंदर अगर नैतिक गुण हैं तो उसका जीवन अच्छा होगा। समझ गए? अब यहाँ पे ध्यान देना, ज्ञान तो अच्छा और बुरा दोनों हो सकता है, तो यहाँ पे सुकरात की लिमिटेशन लग जाती है। यानी कि सुकरात ज्ञान को प्रमुखता तो दे देते हैं, लेकिन अच्छे ज्ञान और बुरे ज्ञान का डिफरेंस नहीं क्रिएट कर पाते। बट उनके शिष्य प्लूटो ने अच्छे और बुरे ज्ञान के प्रति डिफरेंस क्रिएट कर दिया। और प्लूटो के जो शिष्य हैं, ठीक है, यानी कि प्लूटो के जो शिष्य हैं अरिस्टोटल, उन्होंने अपने गुरु से एक कदम आगे निकल गए। वो बोलते हैं कि ज्ञान तो होना चाहिए, वो कहते हैं शुभ जीवन तो होना चाहिए, लेकिन इस शुभ जीवन में भी ना रैशनल थिंकिंग होनी चाहिए, यानी कि तार्किक जीवन को तोला जाना चाहिए। मतलब हम जो जीवन जी रहे हैं वो वास्तव में ये जीवन कहीं पशुवत तो नहीं है, ये जीवन कहीं भौतिकतावादी चीज़ों का पोषक तो नहीं है,
कहीं प्लेजर, जिस चीज की बात की जा रही है वो प्लेजर, वो हैप्पीनेस, वो खुशी, वो उमंग, वो उत्साह, वो एक कह सकते हैं उल्लास, वो केवल भौतिकवादी वस्तुओं को संग्रहित करने में तो केंद्रित नहीं है। अरस्तु कहते हैं कि व्यक्ति को बाहरी सुखों में अपना जीवन नहीं व्यतीत करना चाहिए। वो कहते हैं कि व्यक्ति को अपने विजडम की ओर ध्यान देना चाहिए। सिंपल सा मतलब यहाँ पर समझिए, सुकरात हो, प्लूटो हो या अरस्तु हो, ये अपने अपने तर्क को छानते जा रहे, उसे प्योरीफाई करते जा रहे, और जब वो उसे जितना प्योरीफाई कर रहे हैं उतना ही वो प्योर होता जा रहा, ठीक है। और अरस्तु पर आके ये काफी ज्यादा प्योर हो गया। अरस्तु ने कह दिया कि व्यक्ति में वैसे तो 5 ज्ञानेंद्रियां या कहें कि 5 इंद्रियां होती हैं, लेकिन अगर व्यक्ति सोचने की क्षमता डेवलप कर ले, अगर व्यक्ति क्रिटिकल थिंकिंग को अपनी लाइफ का पार्ट बना ले, अगर व्यक्ति हर एक चीज पे क्वेश्चन मार्क करने लगे, उसको रीजन पे पूछने लगे कि इसका कारण क्या है, तो वो अपनी छठी इंद्री को भी डेवलप कर लेगा, उसे अपने अंदर से उसे निकाल सकेगा। और उस छठी इंद्री को उन्होंने नाम दिया क्या? विजडम। विजडम का मतलब बुद्धिमत्ता। अब आपके दिमाग में आया होगा सर नॉलेज भी हमने एक वर्ड सुना, अभी आपने बताया सुकरात ने कहा था, आपने अब हमें बता दिया विजडम के बारे में, बुद्धिमत्ता। तो सर ये नॉलेज में और विजडम में डिफरेंस क्या है? तो देखिए नॉलेज तो हमें कहीं से भी मिल जाता है। जैसे सिंपल सी बात है कि नॉलेज हम आपको दे रहे हैं, सुकरात को पढ़ा रहे हैं, हम आपको प्लेटो को पढ़ा रहे हैं, अरिस्टोटल को पढ़ा रहे हैं, तथ्य भी दे रहे, तर्क भी दे रहे, ये हो गया सब नॉलेज, ठीक है, ध्यान देना, ये सब हो गया नॉलेज। अब सुकरात को पढ़ने के बाद, अरस्तु को पढ़ने के बाद, प्लूटो को पढ़ने के बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया? आपने अपने जीवन को किस हिसाब से जीने की शुरुआत की, अपने जीवन में किस तरीके से अरस्तु के, प्लेटो के और सुकरात के विचारों को एडॉप्ट करके जीवन को संपादित करने लगे, वो विजडम है। समझ गए? यानी कि विजडम क्या है? ज्ञान का एप्लीकेशन है। यानी कि ज्ञान एक कोर्स है, ज्ञान एक पुस्तक है, उस पुस्तक में अच्छा क्या है, रैशनल थिंकिंग के आधार पर वो कहलाता है आपका विजडम। यानी कि ज्ञान की एप्लीकेशन कहलाई विजडम। इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नॉलेज में और विजडम में क्या डिफरेंस है। ऐसे क्वेश्चन बहुत एथिक्स में पूछे जाते हैं और आपको जानकर दुख होगा कि जब बच्चे इंटरव्यू देने जाते हैं और उनसे जब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनके मुंह से एक ही शब्द निकलता है, प्यारा सा, है ना, नो। और यूपीएससी का एग्जामिनर क्या कहता है? नो। मतलब वो भी नंबर 190 देना चाह रहा होता है लेकिन आपको दे देता है नो, 150 इसको दो। ये आपको नहीं करना है। आप जब एथिक्स की क्लास कर लेंगे, हमने आपसे वादा किया है ना कि आप 160 प्लस 30 मार्क्स लाएंगे इंटरव्यू में, इसीलिए क्योंकि आपके अंदर थिंकिंग काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो जाएगी, आपके कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो जाएंगे और आप हर एक चीज़ पे क्वेश्चन मार्क करने लगेंगे। क्लियर? इतनी बातें आप समझ गए? चलिए, अब जब इतनी बातें आप समझ गए तो अब प्रश्न उठता है हमारा कि ठीक है सर, हमने ये चीज़ें जान गए, लेकिन एक बात और बता दीजिए जो आपने अभी यहाँ पर नहीं बताई है। वो क्या कि आपने बोला है सर ज्ञानेंद्रियाँ या कहें इंद्रियाँ, तो आपको पता होना चाहिए हमारी बॉडी में 10 टोटल इंद्रियां हैं, जिनमें 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रिय हैं। ज्ञान का मतलब जो हमें ज्ञान देती हैं, जैसे आँख है, कान है, आँख से हम देखते हैं, कान से हम सुनते हैं, नाक से हम सूंघते हैं, जीभ हमें स्वाद का ज्ञान देती है, त्वचा हमें बताती है कि सर्दी है या गर्मी है। तो ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। 5 हमारी कर्मेंद्रियां होती हैं जो कर्म करने के लिए प्रेरित करती हैं। जैसे हमारे हाथ हो गए, पैर हो गए, मुख हो गया, गुदा हो गया और लिंग हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इतनी चीज़ें समझ सकते हैं। गुदा का मतलब ये होता है कि सुबह आप लोग वॉशरूम जाते हैं, लिंग का मतलब है कि आप टॉयलेट वगैरह। ठीक है, तो दोनों चीज़ें आप समझ सकते हैं इन चीज़ों को। इतनी बातें आप समझ गए। चलिए, अब प्रश्न ये उठता है कि ठीक है, आपने हमें बता दिया कि साहब विजडम क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपने बता दी। अब आप हमें ये भी बता दीजिए सर कि जब इंसान को विजडम की प्राप्ति हो जाती है,
मान लीजिए हमने विजडम आपसे कह दिया, लेकिन इंसान को जब विजडम की प्राप्ति हो गई तो वो इंसान कैसा हो जाता है? सिंपल सी बात है, अरिस्टोटल ने क्या कहा है, विजडम कब मिलता है? जब व्यक्ति की थिंकिंग रैशनल हो जाती है। और जब व्यक्ति की थिंकिंग रैशनल हो जाएगी, वो शुभ अशुभ में, अच्छे बुरे में, लाभ हानि में डिसीजन लेने में सक्षम हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? बौद्धिक हो जाएगा। यानी कि उसके अंदर क्या आ जाएगी? पारंगतता आ जाएगी। जैसे नहीं कहा जाता कि अभी तुम परिपक्व नहीं हो, अभी तुम्हारे अंदर अच्छे बुरे का डिसीजन लेने की क्षमता नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी तुम तार्किक होकर नहीं सोचते हो, अभी तुम भावना में बह जाते हो। भावना में आकर किसी के प्रति प्रसन्नता जाहिर कर देते हो तो किसी के प्रति दुख का भाव ले आते हो, किसी को दान दे देते हो तो किसी को देते ही नहीं हो। तो ये जो इमोशंस हैं, इनको कंट्रोल करने का नाम है विजडम। यानी कि इमोशंस को तथ्य और तर्क के हिसाब से तौलने का नाम है विजडम। और जब व्यक्ति के अंदर विजडम आ जाता है तो व्यक्ति क्या करता है? वो व्यक्ति इंटेलेक्चुअल डेवलप हो जाता है, और उसका जो इंटेलेक्चुअल लेवल होता है काफ़ी हाई होता है। आपने देखा होगा कि कई बार क्या होते हैं कि लोग चंदा मांगते हैं, दान मांगते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि घर के बाहर आकर कई बाबा वगैरह चंदा मांगते हैं और आप दे भी देते हैं, ठीक है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि आखिरकार इसको चंदा हम देते क्यों हैं? आखिरकार इस चंदे का करता क्या है? और जिस दिन आपने जाकर उसको देखा, उसका पीछा किया, तो पता चला इसको जो हम आटा देते हैं, ये शाम को किसी दुकान में जाकर वो 5 से 10 किलो आटा बेचकर उससे 100 रुपये लेकर 60 रुपये की दारू पी जाता है, शराब पी जाता है, नशा करता है, गांजा लेता है, ठीक है। ये चीजें आपने देख ली तो आपको विजडम आ गया। अब आपने क्या कहा? ठीक है, ज्ञान तो बाबूजी हमें है कि साधु को पैसा देना चाहिए, साधु को अन्न देना चाहिए, घर से खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। लेकिन विजडम ने आपसे कहा कि नहीं, इस साधु को नहीं देना चाहिए। ये जो साधु है ना, ये साधु सोसाइटी के लिए खतरनाक है। कहने का सिंपल सा मतलब समझ रहे हो कि विजडम आपको बता देता है कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्योंकि आपने देख लिया। सिंपल सी बात आप ऐसे समझिए, जैसे जब किसी का ब्रेकअप होता है ना, तो ब्रेकअप के बाद उस सज्जन महोदय की स्थिति ऐसी हो जाती है, या उनकी महोदया की स्थिति ऐसी हो जाती है कि फिर वो किसी से प्यार नहीं करते, वो अपने आप को बैक फुट में लेता है, अरे नहीं दुनिया बेकार है। उनको इंटेलेक्चुअल प्राप्त हो जाता है, ज्ञान, कि अरे पहले मैं जो रात रात भर मैसेज करता था ना, आज अगर मैं अपनी लाइफ में लगा होता तो आज वो मेरे को मैसेज कर रहा होता। पहले मैं जो सर्च करता था गूगल पे कि हाँ कब ऑनलाइन है कब ऑफलाइन है, आज मुझे ज़रूरत ही ना पड़ती, आज लोग मुझे सर्च कर रहे होते। तो उसके बाद इंटेलेक्चुअल प्राप्त होता है ना, पता चलता है हमने कितना पैसा वेस्ट कर दिया, कितना समय वेस्ट कर दिया, अपनों को कितना हमने उसमें बिल्कुल परेशान कर दिया। कई बार आपने लव मैरिज देखी होंगी लोगों की, शुरू में तो उत्साह में बड़ा कर लिए लव मैरिज, लेकिन उसके बाद ब्रेकअप हो गया, तलाक हो गया, सुसाइड तक लोगों ने कर लिया। मैं कई ऐसे दोस्तों को जानता हूँ जो ऑफिसर IAS रहे हैं, कोई वीडियो रहा है, बट फिर भी उन्होंने सुसाइड कर लिया। अच्छी पत्नी मिली, अच्छे विचार मिले, लेकिन बाद में पता चला कि लव मैरिज नहीं चल पा रही। कहने का क्या मतलब है, ज्ञान तो था कि पत्नी अच्छी है, पति अच्छा है, लेकिन विजडम नहीं था, बुद्धि नहीं थी कि जो ये प्यार होता है ना, चंद लम्हों का प्यार होता है। बिल्कुल जैसे बारिश होती है, तेजी से बरस गई, उसके बाद सब चला गया, तो प्यार ऐसा होता है। लेकिन जिस दिन उनको एहसास हो जाए कि हाँ प्यार ऐसा ही होता है, उस दिन वो प्यार नहीं करेंगे, उस दिन उनको बौद्धिकता प्राप्त हो जाएगी, उस दिन उनको लगेगा दुनिया ही हमारा सब कुछ है। वो नेचर से प्यार करने लगेंगे, दुनिया से प्यार करने लगेंगे। तो ये विजडम होता है। बताएंगे अभी इसकी एप्लीकेशन बताएंगे आगे, धैर्य रखिए। मतलब अभी तो हम थ्योरी बता रहे हैं, थ्योरी में अगर हम सब कुछ बता देंगे तो क्या फ़ायदा, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आप समझ गए, यानी कि विजडम क्या करेगा। अब एक बात बताइए, विजडम जब किसी को मिल गया, ठीक है, कि हाँ विजडम से हमें एक बौद्धिक स्तर प्राप्त हो गया। बौद्धिक स्तर का मतलब क्या, उसे पता चल गया कि हम अगर शराब पिएंगे तो हमारा नुकसान है,
उसको पता चल गया अगर हम महंगी कार खरीदेंगे तो हमारा नुकसान है, अगर एप्पल का आईफोन खरीदेंगे कोई फायदा नहीं, दुनिया में सबके पास है, अगर हम हेलीकॉप्टर में एक दिन के लिए यात्रा कराएंगे कोई फायदा नहीं, अगर हम 10 दिन तक होटल में रहकर खाना खाएंगे कोई फायदा नहीं, अगर हम अय्यासी करेंगे, घूमेंगे, पब जाएंगे, डांस करेंगे कोई फायदा नहीं। मतलब क्या कि फिजिकल अट्रैक्शन, यह कहें कि जो मैटेरिकल जो अप्रोच है या भौतिकवादी जो विलासिता है वो उसको प्रभावित नहीं कर पाती। उसको क्या लगता है, ये सब बेकार है, अच्छा क्या है किताबें पढ़ो, अच्छा क्या है लोगों की सेवा करो, अच्छा क्या है फ्री कोचिंग दो, इससे जो प्लेजर मिलता है वो कहलाता है विजडम। समझ गए? जैसे सिंपल सी बात है, कई सारे इंस्टीट्यूट हैं जो पैसे से आपको पढ़ाते हैं, पैसा लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए वो एक अलग विषय है, क्योंकि कई सारे डिपार्टमेंट्स में उनके लोग काम करते हैं, पूरी टीम उनकी होती है, बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है उनकी ज़िंदगी की जीविका ही उसी से चल रही होती है, कोई उनके पास इनकम के दूसरे स्रोत नहीं होते। लेकिन कई बार क्या होता है कि उनकी फीस इतनी हाई होती है कि आप सोच ही ना पाएँ, और उस फीस का वो क्या करते हैं, प्लेजर करते हैं। कभी साल भर में कहीं यूरोप टूर चले गए, कहीं फॉरेन टूर चले गए, मतलब आप जैसे गरीब बच्चों की फीस का वो मजाक बनाकर काफ़ी ज़्यादा वो करते हैं, ठीक है, रत्ती भर भी कमी नहीं करते। अगर 2 लाख उनकी फीस है तो 1,98,000 भी नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये एक क्या है, ये उनके भौतिकवादी सुख को दर्शाती है। तो वहीं कई ऐसे IAS ऑफिसर हैं, कई सारे देश में ऐसे समाज सेवक हैं जो क्या करते हैं, होटल में नहीं जाएंगे, मालदीव घूमने नहीं जाएंगे, यूरोप टूर पे नहीं जाएंगे, लोगों को दान देते रहेंगे, उनको उसी में खुशी मिल रही, उनको उसी में सुख प्राप्त हो रहा। आप सोनू सूद को देख लीजिए, आप रतन टाटा को देख लीजिए, आप सचिन तेंदुलकर को देख लीजिए, आप सलमान खान को देख लीजिए, आप किसी को भी देख लीजिए, मतलब जितने भी लोग हैं जिनके हम नाम नहीं ले सकते, उनको खुशी किस में मिलती है, उनको खुशी मिलती है लोगों को ज्ञान देने से। भौतिक प्लेजर में नहीं है उनकी खुशी, उनकी आंतरिक खुशी कि ठीक है यार मैंने उसको 5 रुपए दिए ना, इसी में खुशी मिल रही। तो इसी चीज़ को कहा जाता है कि ये विजडम है। समझ गए? इससे ज़्यादा आपको इसमें कुछ भी नहीं समझना है। अब प्रश्न ये उठता है कि ठीक है ये विजडम है, लेकिन ये विजडम जो है वास्तव में कैसे मिलता है? हमने आपको बता दिया तार्किक विश्लेषण से, लेकिन हैप्पीनेस जो आती है इसके बाद क्या केवल विजडम का परिणाम होती है? तो नहीं। अरिस्टोटल बोलते हैं हैप्पीनेस उन्हीं 4 गुणों का समुच्चय होती है। कौन कौन से गुणों का? संयम का, साहस का, न्याय का और विवेक का। ठीक कहा जाता है अरिस्टोटल के द्वारा, जिस व्यक्ति में संयम है, जिस व्यक्ति में साहस है, जिस व्यक्ति में न्याय है, जिस व्यक्ति में विवेक है, वो व्यक्ति सद्गुणी तो होगा ही होगा, जीवन में प्रसन्न भी रहेगा। इसका क्या मतलब? देखिए कई बार होता है ना टेम्परेंस, संयम का मतलब गुस्सा। इंसान के अंदर बहुत जल्दी गुस्सा आता है और गुस्से में आकर किसी न किसी को कुछ भी बोल देगा, किसी को डांट देगा, गाली दे देगा, कुछ भी कर देगा। लेकिन गुस्से के बाद पता चलता है अरे ये नहीं करना चाहिए था, मैंने उसके साथ गलत कर दिया। समझ रहे? और एक और चीज़ होती है कि कुछ लोगों को गुस्सा हर बात पे आता है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है। वो गुस्सा इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये कि जब आपको गुस्सा आना चाहिए था तब आया, जब आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए था तब आया क्या? ये चीज़ें डिसाइड करनी चाहिए। इसी को बोलते हैं संयम। जैसे आज आप IAS ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आपकी आलोचना करते हैं, लेकिन आप क्या करते हो? संयमित रहते हो। भाड़ में जाए, जो कोई बोल रहा है बोलने दो, कोई मतलब नहीं। कोई कुछ कह रहा है कहने दो। पड़ोसी का लड़का IAS बन गया, बन जाने दो। पड़ोसी की लड़की IPS बन गई, बन जाने दो, मैं कभी बनूंगा। गुस्सा आ रहा है, बार बार पड़ोसी आके आपको चिढ़ा रहे, आपके घर वालों से बातें कर रहे, लेकिन आप संयमित हैं, आप जवाब नहीं दे रहे, चुप हैं। क्यों? क्योंकि बेस्ट रिवेंज इज मैसिव सक्सेस। अच्छा बदला क्या होता है कि जबरदस्त तरीके से सफल होंगे। ठीक है ना? जैसे मैंने आप लोगों को हमेशा एक कोड भेजा था अभी कुछ दिन पहले, कल या परसों में ही, कि हर एक को थप्पड़ लगाना है ना, थपेड़ों से हमें बचना। जिन जिन ने थपकियाँ लगाकर सुलाने की बात की थी, हर एक को थप्पड़ लगाने की ज़रूरत है। तो वही बात है, संयम इस चीज़ को आता है। साहस का क्या मतलब है कि आपने हिम्मत की, क्या IAS बनेंगे,
आपने हिम्मत की कि आंसर राइटिंग शुरू करेंगे, आपने हिम्मत की कि ये क्लास हम करेंगे, श्री आईएएस एकेडमी में ज्वाइन करेंगे। और जब आपने ज्वाइन कर लिया, क्लास करने लगे, तो आप संयम रखे कि हाँ चलो 2 दिन में क्लास आ रही, क्लास करेंगे। आपके अंदर टेम्परेंस रहा, आपके अंदर करेज रहा, तो आपको क्या मिला? हैप्पीनेस मिली। जब आपने क्लास कर ली, आपने क्या कहा? वाह सर मज़ा आ गया, इतना सरल है एथिक्स। तो ये हैप्पीनेस ज़्यादा अच्छी है, या आपने कहीं पे 5 रुपए का कोई चाय पी ली, या 10 रुपए का आपने कहीं कुछ खा लिया, उसमें हैप्पीनेस है? हैप्पीनेस तो तब है ना जब आप जो गोल लाइफ का अचीव किए हो उसमें धीरे धीरे पहुंच रहे हो। ठीक है। तीसरा आता है न्याय। हमें पता होना चाहिए कि कौन सा काम उचित है, कौन सा अनुचित है, कौन दोषी है और कौन निर्दोष है। उस स्थिति में आप क्या डिसीजन लेते हैं। जैसे कई बार होता है ना कि हमारे सामने बड़ी वैसी परिस्थितियां होती हैं, जैसे सिंपल सी बात है, कभी हम लेट हो जाते हैं तो हम माफ़ी मांगते हैं ना, हम कहते हैं कि अच्छा मुझसे गलती हो गई। कभी आपसे गलती हो गई, आप माफ़ी मांगते हैं। तो यही होता है न्याय। चौथा है विवेक। विवेक का मतलब ये होता है कि हम अभी बता दिया वैसे विजडम वगैरह को, वही विवेक है। मतलब ये होता है तार्किकता के आधार पे तथ्य को देखें, तर्क को देखें और फ्यूचर का उसका गेस कर लें कि ये हो सकता है। जैसे सिंपल सी बात ये है कि आपको पता है कि अगर आज आप मेहनत नहीं करेंगे, अगर आज आप आंसर राइटिंग नहीं करेंगे, अगर आज आप क्लास नहीं करेंगे, तो आप हर हाल में फेल होंगे ही होंगे। ठीक है, इसी को कहते हैं विवेक। ज्ञान तो है लेकिन काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस चीज की अनुभूति देता है क्या? विवेक। ठीक है, इतनी बातें समझ गए। और अरिस्टोटल कहते हैं यही चारों चीजें अगर हैं मानव के अंदर तो उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा होगा। क्लियर? यही है अरस्तु का सद्गुण का सिद्धांत। अगर हम मोटे तौर पर पूरा रिवाइज करें तो एक तरीके से आप ये मान लीजिए कि अरस्तु का जो यानी कि अरिस्टोटल का जो सिद्धांत है सद्गुण का, जो वर्च्यू एथिक्स है, वो यही है कि किसी भी व्यक्ति के अंदर अगर 4 गुण होंगे, साहस, संयम, न्याय और विवेक, तो उसका जो चरित्र होगा वो काफ़ी अच्छा होगा, सद्गुणी होगा। उसका जो भाव होगा वो भी काफ़ी अच्छा होगा। उसके द्वारा जो कार्य किए जाएंगे वो भी अच्छे होंगे। और वो व्यक्ति जो होगा वो भौतिक प्लेजर की ना जगह पे आध्यात्मिक या आंतरिक प्लेजर से ही अपने आप को प्रसन्न या हैप्पीनेस की ओर प्राप्त करेगा। इतनी बातें आप समझ गए। चलिए अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और देते हैं अरिस्टोटल। वो कॉन्सेप्ट है इनका गोल्डन मीन का। कई बार आपने सुना होगा इनका एक कॉन्सेप्ट है गोल्डन मीन का। गोल्डन मीन को आप एक तरीके से कह सकते हो मध्यम प्रतिपदा। अब आप बताइए मध्यम प्रतिपदा किसका कॉन्सेप्ट है? महात्मा बुद्ध का। बिल्कुल सही बात। अब आप जब महात्मा बुद्ध के मध्यम प्रतिपदा को समझ गए तो आप गोल्डन मीन को भी समझ जाओगे। मध्यम प्रतिपदा क्या कहती है कि किसी भी चीज़ की अतिरेक नहीं होनी चाहिए। शराब पीनी है अच्छी बात है, लेकिन पूरे दिन शराब ही पीनी है बुरी बात है। उसको शराब नहीं पीने देना है तो भी बुरी बात है। जैसे आपने देखा होगा, मैंने कई ऐसे लोगों को जानता हूँ कि वो लोग क्या है बचपन से शराब पीते आ रहे हैं, पिछले 25 वर्षों से शराब पी रहे हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, बच्चे बड़े हो गए तो बच्चों ने क्या कहा, पापा आप शराब नहीं पियोगे, अगर आपने पी तो आपको मेरी कसम है मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगा, या आपकी जो बहू आई है उसको नहीं पसंद है। वो बेचारा 25 साल से शराब पी रहा है और आपने उसको 25 मिनट में ही प्रतिबंधित कर दिया, तो अब वो कहीं का नहीं रहेगा। और आपको पता होना चाहिए ऐसे लोगों में क्या है ना, वो लोग शराब न पीने की वजह से मर जाते हैं जल्दी। क्यों? जिस चीज़ की आदत है आप उसे 25 मिनट में नहीं छुड़ा सकते ना। तो क्या आप कह सकते हो कि पापा आप 25 साल से डेली 2 बोतल शराब पीते हो, आप 1 बोतल शराब पियोगे। ध्यान देना, आप 2 बोतल पीते हो, आप 1 बोतल पियोगे आप। ठीक है, फिर अगले दिन कहोगे, मतलब 20 दिन 25 दिन में पापा अब आधी बोतल पियोगे, यानी कि मध्यम मार्ग पे आओगे। एकदम ये नहीं कह दोगे ये बकवास है इसको हटाओ, ये बेकार है इसको हटाओ, ये चीज़ पसंद नहीं इसको हटाओ, नहीं आज मुझे खाना नहीं खाना हटाओ इसको, ये रोटियां नहीं पसंद है हटाओ। ये अतिरेक नहीं होना चाहिए। समझ रहे? यानी कि अरस्तु क्या कहते हैं कि हर एक चीज़ की लिमिटेशन है, उसकी लिमिट में रहकर ही काम करना चाहिए। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि कई लोग होते हैं बड़े डरपोक होते हैं, कायर होते हैं। ठीक है,
कुछ भी स्थिति खराब हो, कितनी भी विपरीत हो, कुछ भी नहीं बोलेंगे, अरे बोलो छोड़ो ना, क्या लड़ना। जैसे कईयों के बॉयफ्रेंड, कईयों की गर्लफ्रेंड होती हैं, लड़ती ही नहीं है। लड़की अगर छेड़ी जा रही है तो बॉयफ्रेंड, अरे छोड़ो ना, क्या तुमको थोड़ा ना बोला, चलो आगे चलते हैं, उसको बोलते हैं कायर। ठीक है। कुछ क्या होते हैं, अगर देख भी लिया किसी लड़के ने किसी लड़की को, उसकी गर्लफ्रेंड को, तुरंत लड़ने को चले जाएंगे, जबकि देख वो कुछ और कारण से रहा होगा। हो सकता है उसको ड्रेस अच्छी लगी हो सकता है उसकी हेयर स्टाइल अच्छी लगी हो, लेकिन वो बेचारा लड़ने चला गया। क्यों? तुम कैसे देख सकते हो मेरी गर्लफ्रेंड को, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तो ये भी नहीं होना चाहिए, मतलब कायरता भी नहीं होनी चाहिए, और दुष्टता मतलब आतुरता, लड़ने की भावना, ये भी नहीं होनी चाहिए। आपके अंदर साहस होना चाहिए, मतलब कि जब परिस्थितियां विपरीत हों और आपकी ज़रूरत हो तो आप वहाँ पे लड़ जाएं। ऐसा ना हो कि आप लड़ने में समर्थ ना हो। जैसे कई बार क्या होता है, आप लोग देखते होंगे कि हम आपसे प्यार से बातें करते हैं, हमेशा तहजीब से ही बात किए हैं, लेकिन जब कोई मैसेज हमें पर्सनली करता है कि सर हमें ये लड़का परेशान कर रहा है या ये लड़की परेशान कर रही, तो हम उसको हिदायत नहीं देते। कितनी भयंकर हिदायत देते हैं उसको। ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हम रोज हिदायत ही दें। हम ये भी नहीं कहते हैं कि नहीं नहीं आप हमको फ़ोन करके बताना ज़रूर, जब मुसीबत आएगी तभी तो, पहले से ही थोड़ा ना हम आगे चले जाएंगे। उसको बोलते हैं आतुरता, तो वो नहीं होनी चाहिए। जैसे कुछ लोग होते हैं बिल्कुल काम नहीं करना चाहते, एक भी आंसर राइटिंग नहीं करना चाहते, आलसी मक्कार टाइप के लोग। और कुछ होते हैं इसलिए आंसर राइटिंग करते हैं क्योंकि उनको पुरस्कार मिलेगा। ठीक है। ये भी नहीं होना चाहिए। आपको मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए, महत्वाकांक्षी होना चाहिए, अपने गोल के प्रति, अपने जो आपने एम्बिशन जो डिसाइड किया उसको पार करना है, हर हाल में उसे पास करना है, तो ये होना चाहिए। कई लोग होते हैं कि जो इतनी ज़्यादा प्राइवेसी रखते हैं कि पासवर्ड ही किसी को नहीं बताते। कई लोग ऐसे हैं कि अपना पासवर्ड तो क्या अपनी लाइफ पूरी सबके सामने खोल कर रख देते हैं, हर एक चीज़। जैसे महात्मा गांधी, आत्मकथा पढ़िए उनकी, सब कुछ बता दिया, फिजिकल लाइफ से लगा के मटेरियल लाइफ सब कुछ बता दिया उन्होंने। और कुछ लोग होते हैं जो ईमानदार होते हैं, जहाँ पासवर्ड की ज़रूरत है वहाँ पासवर्ड लगाएंगे, जहाँ जो बात नहीं बतानी है वहाँ वो बात नहीं बताएंगे। जैसे सिंपल सी बात, हम आपके साथ क्या है, अपनी पर्सनल लाइफ नहीं शेयर करते कि हम कौन है, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं आपके साथ। लेकिन हाँ, ये बात भी है कि आप हमसे पढ़ाई से रिलेटेड जो भी पूछना चाहेंगे सब कुछ बता देंगे। ठीक है। ऐसा नहीं कि हम सब कुछ ओपन कर दें आपके सामने, तो वो गलत चीज़ हो जाती है। यही होना चाहिए। इसी को एरिस्टोटल गोल्डन मीन का दर्जा देते हैं। कहते हैं व्यक्ति को साहसी होना चाहिए, महत्वाकांक्षी होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, दोस्ती यारी होनी चाहिए, झगड़ालू नहीं होना चाहिए, चापलूस नहीं होना चाहिए, आलसी नहीं होना चाहिए, कायर नहीं होना चाहिए, आतुरता नहीं होनी चाहिए। समझ रहे? अब आप बताइए, जब आप केस स्टडी करेंगे, केस स्टडी में आप किसी कलेक्टर को देखेंगे और वहाँ पे वो काफ़ी आतुर होकर गया और शादी रुकवा दी, तो आप बता सकते हो ना कि इतनी आतुरता ठीक नहीं है। आपने देखा कि कोई व्यक्ति एक दिन में 20 आंसर राइटिंग कर रहा है, क्यों कर रहा है आंसर? पता चल रहा है कि वो लालच में है कि 60 आंसर राइटिंग करने पर उसको प्राइज मिलेगा। कुछ बच्चे जो 2 आंसर लिख रहे हैं लेकिन पूरी मेहनत से लिख रहे हैं, तो वो हो गए महत्वाकांक्षी। कुछ हैं जो लिख ही नहीं रहे, सिर्फ देख ले रहे हैं, वो हो गए आलसी मक्कार। ठीक है। इन सारी चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। इसी को गोल्डन मीन बोलते हैं। आपसे परिभाषा नहीं पूछेगा, लेकिन आपको सामान्य तौर पर इस शब्द से तो परिचित हो गए कि गोल्डन मीन का मतलब क्या होता है कि मध्यम प्रतिपदा, या एक तरीके से बुद्ध का मध्यम मार्ग। क्लियर? इतनी बातें आप समझ गए? चलिए, इतनी बातें जब आप समझ गए तो अब प्रश्न उठता है हमारा कि अरिस्टोटल के जो विचार हैं, उन विचारों की क्या प्रासंगिकता है या उन विचारों का क्या एप्लीकेशन है। तो मैं आपको एक बात यहाँ पे बता दूँ, आप किसी के भी आइडियाज़ को जब भी पढ़ेंगे या किसी की भी आप थ्योरीज़ को जब भी पढ़ेंगे तो उसे हमेशा 3 लेवल पे पढ़ेंगे। ठीक है। एक तो लेवल होगा इंडिविजुअल, दूसरा लेवल होगा आपका सोसाइटी के लेवल पे, और तीसरा होगा गवर्नेंस के लेवल पे। सोसाइटी भी आपको देखना है, गवर्नेंस भी आपको देखना है, और इंडिविजुअल भी आपको देखना है, यानी कि व्यक्तिगत रूप से, सामाजिक रूप से और प्रशासनिक रूप से। ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि अरिस्टोटल की थ्योरी व्यक्तिगत रूप से कैसे उपयोगी है। आप बताइए, अरिस्टो क्या बोलते हैं कि अगर किसी व्यक्ति में 4 गुण हैं,
कौन कौन से, याद रखना चारों गुण, क्वेश्चन यूपीएससी पूछेगी आपसे कि अरिस्टोटल के 4 गुणों की संज्ञा देते हुए एक लोक सेवक में उनकी नैतिकता की प्रासंगिकता को सिद्ध करें। अब आप कैसे बताएंगे, कैसे आपको पता होगा साहस का मतलब क्या होता है? तो ऐसे ही तो पता होना चाहिए ना कि साहब उनके जो 4 गुण हैं, साहस, संयम, बुद्धि या विवेक या फिर न्याय, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति में 4 गुण होंगे तो वो मानव अच्छा होगा ही होगा, उसके द्वारा जो डिसीजन लिया जाएगा वो अच्छा होगा ही होगा, और वो हमेशा वैज्ञानिक प्रवृत्ति की सोच रखने वाला व्यक्ति बनेगा, यानी कि हमेशा इनोवेशन के प्रति काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव भाव प्रदर्शित करेगा। जैसे होता है ना, जब आपके अंदर तार्किकता होती है, आपके अंदर बौद्धिकता होती है, तो आप नई नई चीज़ों को सीखने के लिए पढ़ते हैं। आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं बट इंग्लिश मीडियम की बुक्स को परचेज करते हैं। आप न केवल हिंदी मूवीज़ देखते हैं बल्कि हॉलीवुड के साथ साथ बॉलीवुड सब कुछ देखते हैं, टॉलीवुड भी आप देखते हैं, तमिल की मूवीज़ भी देखते हैं। तो ये क्या होता है, आपको इनोवेटिव बनाता है, आप चीज़ें देखते हैं, उससे समझते हैं, और आपका जो व्यक्तिगत जीवन है वो झगड़ालू ना होकर काफ़ी फ्रेंडली हो जाता है, ठीक है। लोग आपसे मिलते हैं आके, रिसोर्सेज आपके पास आते हैं, लोग आपको लाइक करते हैं, लोग आपके फॉलोअर्स बन जाते हैं। तो इन चीज़ों में एरिस्टोटल के जो आइडियाज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रासंगिक हो जाते हैं, समझ गए। दूसरा क्या है, सोसाइटी के बेस पर। अब आप एक बात बताइए, अरिस्टोटल क्या करे, लोगों में क्या होगी, विजडम होगी। विजडम क्या करेगी, लोगों को आत्मिक सुख देगी, यानी कि इंटरनल प्लेजर देगी। ये क्या नहीं देगी, भौतिक प्लेजर। अब जब भौतिक प्लेजर नहीं देगी तो सोसाइटी से भौतिकतावाद की बातें कम होंगी, वेस्टर्नाइजेशन कम होगा, विलासिता की वस्तुओं की कमी होगी। जब विलासिता की कमी होगी तो लोग अपराधों में संलग्न नहीं होंगे। जब विजडम आ जाएगा, ये पता रहेगा कि हाँ ये अच्छा है ये बुरा है, तो जाति व्यवस्था खत्म हो जाएगी, वर्ग भेद खत्म हो जाएगा, कुछ वर्गों को बुरा मानना सोसाइटी के लिए वो खत्म हो जाएगा। यहाँ तक कि जो धर्म है, जो रीति रिवाज हैं, जो परंपरा हैं, उनको भी तार्किकता की दृष्टि से देखा जाने लगेगा, यानी कि जो सोसाइटी है वो प्रबुद्ध हो जाएगी, सोसाइटी में इनलाइटमेंट आ जाएगा, सोसाइटी समझ जाएगी कि राष्ट्रवाद का क्या मतलब है और उग्र राष्ट्रवाद का क्या मतलब है। सोसाइटी समझ जाएगी कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो बातें लिखी हैं वो रियलिटी में कितनी डिफरेंट हैं। सोसाइटी समझ जाएगी कि महात्मा गांधी रियल में क्या थे और जो आज परोसा जा रहा है वो क्या थे, समझ के। यानी कि सोसाइटी में विजडम जब आ जाएगा तो सोसाइटी काफ़ी वाइज हो जाएगी। उसके जो रिचुअल्स हैं, उसकी जो मान्यताएं हैं, जो पुरानी रूढ़िवादी चली आ रही हैं, जैसे सती प्रथा है, जैसे बाल विवाह है, ये समाप्त हो जाएंगे। जैसे कुछ लोगों का मानना होता है कि बेटी को पढ़ना नहीं चाहिए, उसे पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो लोग ये मानते हैं उसका विवाह कर दो, विवाह के बाद 2-3 बच्चे हो जाएं, बस उसी में हमारा जीवन धन्य हो गया। ऐसा नहीं होगा। तब सोसाइटी में क्या होगा कि लोग अपनी बेटी को ब्याह के लिए नहीं बल्कि लोग अपनी बेटी के भविष्य के लिए उसे संयोजित करेंगे, उसे उसके सपने पूरे करने के लिए प्रेरित करेंगे। क्यों? उसमें तार्किकता आ जाएगी। ऐसे क्या होता है, अरे मेरी शादी ना 15 साल में हो गई थी, तेरी अगर हम 21 में कर दे रहे तो क्या जा रहा है, और वैसे भी तू क्या करेगी, पड़ोसन की लड़की तो यही करती रही है। मतलब ये ड्रामे खत्म हो जाएंगे, ये लोग खत्म हो जाएंगे ड्रामे कि प्यार मोहब्बत की शादी नहीं करनी चाहिए। ये ड्रामे खत्म हो जाएंगे कि जो लव मैरिज होती है ज़्यादा समय तक टिकती नहीं है। ये ड्रामे खत्म हो जाएंगे कि दूसरे धर्म की, दूसरी जाति की, दूसरे वर्ग की लड़की से अगर आप ब्याह कर रहे हैं या दूसरे वर्ग के लड़के से आप ब्याह कर रहे हैं तो वो कितना अच्छा है कितना बुरा है। यानी कि सर्वधर्म समभाव आएगा, जाति विभेद समाप्त हो जाएगा, लोगों में नैतिकता का रसपान होगा और वो सोसाइटी सच में वसुधैव कुटुंबकम बन जाएगी। इतनी बातें आप समझ गए। अब बात आती है गवर्नेंस के लेवल पे। गवर्नेंस के लेवल पे क्या मतलब है? गवर्नेंस के लेवल पे मतलब ये है कि प्रशासन में क्या होगा। तो आप बताइए, जब लोगों में विजडम होगा, सही और गलत की वस्तु का पता होगा, भौतिकतावाद की ज़रूरत ही नहीं होगी, तो क्या आप भ्रष्टाचार में संलिप्त होंगे? नहीं होंगे।
क्या विलासी वस्तुओं को खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। जब विलासी वस्तुएं खरीदेंगे नहीं, भ्रष्टाचार में संलिप्त नहीं होंगे, तब आप क्या बनेंगे? एक अच्छे प्रशासक। और एक अच्छे प्रशासक के द्वारा जो लिया गया निर्णय क्या होगा? अच्छा निर्णय। उस अच्छे निर्णय से किसका फायदा होगा? शासन का। शासन का जब फायदा होगा तो शासन कैसा होगा? सुशासन बनेगा, अच्छा शासन आएगा। और अच्छे शासन से क्या होगा? वो देश अच्छा होगा। देश अच्छे से क्या होगा? राज्य प्रगति करेगा। राज्य प्रगति से क्या होगा? कि उसकी समृद्धि बढ़ेगी और विश्व में उसका गुणगान होगा। और जो व्यक्ति भ्रष्टाचार करेगा उसका क्या होगा? विशल ब्लोअर के जरिए उस व्यक्ति को भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई जा सकती है। विशल ब्लोअर का मतलब सामान्य तौर पर ये होता है कि कोई व्यक्ति है जिसने देखा कि आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो उसने सीटी बजा के सबको संदेश दे दिया, अरे अरे देखो वो भ्रष्टाचार कर रहा, पकड़ो पकड़ो उसे पकड़ो। ये ड्रामा, इसको बोलते हैं विशल का मतलब होता है सीटी बजाना। अब गाना कुछ लोगों को याद आ रहा होगा, सीटी मार, है ना? तो सीटी मार ही कह सकते हो आप लोग राधे मूवी का, ठीक है? तो वही चीज़ है विशल ब्लोअर, ठीक है? तो अब एक बात बताइए, जब गवर्नेंस में एरिस्टोटल के आइडिया को अडॉप्ट कर लिया जाएगा तो इससे क्या होगा? हमारी जो गवर्नेंस है वो गुड गवर्नेंस नहीं बन जाएगी। यही तो मोदी जी कहते हैं कि हमें गुड गवर्नेंस बनानी है। और मोदी जी ने भी यही कहा है कि किसी भी व्यक्ति या किसी भी सिविल सर्वेंट का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो उसका है कैरेक्टर। और किसी भी व्यक्ति का अगर कैरेक्टर अच्छा बिल्ड करना है तो उसके लिए ज़रूरी है विजडम। और विजडम अगर किसी को बनाना है तो ज़रूरी क्या होता है? नॉलेज। और नॉलेज को जो तथ्य और तर्क के तराजू पर तौल दे उसका विजडम अपने आप बन गया। इतनी बातें समझ रहे हैं ना? यानी कि अगर अब हम आपसे ये कहें मोटे तौर पर अपनी पूरी की पूरी स्टोरी को एक तरीके से कंपाइल करें और हम आपसे ये कहें कि आज आपने जो जो चीज़ें पढ़ी इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है। बाकी सारी चीज़ें आपको हम पढ़ाएंगे सेकेंड पार्ट में। और जब आप केस स्टडी करेंगे ना तो वहाँ ये सारी चीज़ें फिर से आएंगी। वहाँ पे हम आपको एक एक लाइन बताएंगे कि यहाँ पे देखो आप अरिस्टोटल के इस विचार की प्रासंगिकता दे सकते हैं, ठीक है? तो इससे आपका उत्तर और अच्छा हो जाएगा। समझ रहे? अब हम इससे पहले इसको पढ़ें, एक आलोचना इनकी पढ़ लें। भाई तारीफें जब होती हैं तो आलोचनाएं भी होती हैं। तो इनकी आलोचना कौन करता है? टीलियोलॉजी वाले। अब बताइए टीलियोलॉजी कौन थे? ये थे हमारे एजेंट थ्योरी के विपरीत, यानी कि एक्शन थ्योरी वाले। एक्शन थ्योरी के दो पार्ट हमने पढ़े थे ना, टीलियोलॉजी और डेंटोलॉजी। तो टीलियोलॉजी वाले क्या कहते हैं इन एजेंट थ्योरी वालों को कि साहब आप जो ये बातें कह रहे हो ना कि हर एक स्थिति में मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए, ये उचित नहीं है। कई स्थितियां ऐसी होती हैं जहाँ पे हमें टाइट स्वरों में या कहें कि काफ़ी तेजी से हमें वहाँ पर जबरदस्ती लोगों को ऊपर अपने निर्णय थोपने पड़ते हैं। वो लोग मानते ही नहीं हैं। सिंपल सी बात है। आप बात बताइए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कितनी बार अनुनय और विनय किया लोगों से कि मास्क पहन कर निकलिए, घरों में रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। कितने लोग माने? नहीं माने। सरकार ने क्या किया? एक काम करो, सब पे पेनल्टी लगाओ, जो भी मिले उस पर पेनल्टी लगाओ। तो ये सही है एक जगह पे, ठीक है? अब इसके पीछे और भी कई सारे तर्क आएंगे, वो हम पढ़ेंगे कभी, ठीक? लेकिन अभी आप बेसिक के हिसाब से समझो टीलियोलॉजी वाले क्या कहना चाह रहे हैं। अभी जब टीलियोलॉजी पढ़ोगे तो उनकी भी आलोचना हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? तो अभी बस यहाँ ये समझ लो कि हाँ, कि अतिरेक हर जगह जरूरी नहीं होती, लेकिन कुछ जगह अतिरेक जरूरी है। जबकि एरिस्टोटल क्या कहते हैं? कहीं पर भी अतिरेक जरूरी नहीं है। मतलब हर जगह पे आपको बहुत तेजी वाला गुस्सा नहीं करना है, आपको हर जगह पे ढुलमुल रवैया नहीं अपनाना है। कई जगह पे ढुलमुल रवैया अपनाना पड़ता है। जैसे सिंपल सी बात बताओ, आप लोग हमें मैसेज करते हो, कुछ भी बोल देते हो, हम ढुलमुल रवैया अपना लेते ना, चल छोड़ो ना, बच्चे हैं, क्या इनको इतना डांटना। अब मैं ये कह दूँ नहीं, आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमको ऐसे बोलने की, तब तो फिर युद्ध ही हो जाएगा, है ना? कई जगह पे हम क्या करते हैं, आप लोगों को कम वर्क देते हैं ताकि आप लोग ज़्यादा परेशान ना हो जाएं, ठीक है? हमेशा आप लोगों की तारीफ करते रहते हैं, ठीक है? कई बार आपको बहुत ज़्यादा डांट देते हैं। तो परिस्थितियों के अनुरूप ही तो चलना पड़ता है। मानव जीवन है, हमेशा अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं, तो उसी चीज़ की आलोचना करते हैं टीलियोलॉजी वाले, ठीक है? यही इनकी बस आलोचना है। और एक और ये आलोचना करते हैं कि देखो भाई, आत्मिक सुख ही सब जगह सब कुछ नहीं होता है, कई बार भौतिक सुख भी जरूरी होता है। एक बात बताइए, आप आईएएस क्यों बनना चाह रहे हो? आत्मिक सुख है, ये बात ठीक है,
लेकिन लाल बत्ती भी तो कहीं ना कहीं है ना कहीं ये भी तो सपना है ना कि माता पिता को घुमाएंगे, कहीं ना कहीं ये भी तो सपना है कि अच्छी गाड़ी मिलेगी, अच्छी वाइफ मिलेगी, अच्छा हस्बैंड मिलेगा। ये भी तो सपना है कि घर में एक बंगला होगा, बंगले में एक गाड़ी होगी, बच्चे होंगे। ये भी तो है, एसी होगी, आराम से घूमेंगे, जिस दुकान में खड़े हो जाएंगे वो दुकान अपनी हो जाएगी। ये क्या है? भौतिक सुख है। तो भौतिक सुख भी जरूरी है, ये टेलियोलॉजी वालों का मानना है। यानी कि सिंपल सी बात है, हम पूरी तरीके से ये नहीं कह सकते हैं कि अरिस्टोटल के विचार हर एक परिस्थिति में ही उचित होंगे। कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जहां पे उनके विचार प्रासंगिक थे, उस समय भी और आज भी। क्लियर? इतनी बातें समझ गए? चलिए, यही बातें आपको पढ़नी थी। क्लियर? तो अब हम क्या करते हैं, एक बार क्विक फास्ट मोड में रिवीजन कर देते हैं आपका, ताकि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएं और फटाफट हम फिर अपनी क्लास को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आगे चलकर फिर क्या पढ़ेंगे बताइए? एक्शन थ्योरी। ठीक है, आज आपने क्या पढ़ा? नॉर्मेटिव एथिक्स के बारे में। इसके दो पार्ट आपने पढ़े, एक पढ़ा आपने एजेंट थ्योरी, दूसरा आपने पढ़ा एक्शन थ्योरी। एक्शन थ्योरी में दो पार्ट हमने आपको बोलते थे, डेंटोलॉजी और टेलियोलॉजी। टेलियोलॉजी के अंतर्गत 4 पार्ट अलग से थे, 4 पार्ट अलग से थे। ठीक है, डेंटोलॉजी में केवल हमारे कितने थे? 3 पार्ट, गीता का निष्काम कर्म, कांट की नीति मीमांसा, अंतःप्रज्ञावाद। इसमें उपयोगितावाद था, समझौतावादी था, समकालीन समझौतावादी और नारीवादी। इसमें क्या था? सुखवाद था, और बताइए परफेक्शनिज्म था, और यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आपका था, बोलिए वो क्या था? सुखवाद का स्वार्थवाद। ठीक है, इतनी चीजें पढ़ ली। एजेंट थ्योरी में हमने आपको क्या बताया था? अरिस्तु का सुखवाद, या कहें कि अरिस्तु का सद्गुण का सिद्धांत। इसमें कन्फ्यूशियस भी आते हैं, प्लूटो भी आते हैं और सुकरात भी आते हैं। सुकरात को पढ़ना नहीं है, कन्फ्यूशियस को पढ़ना नहीं, केवल प्लूटो और अरिस्तु को पढ़ना होता है। प्लूटो को जब हमने पढ़ाया तो आपको बता दिया कि प्लूटो किस तरीके से शुभ जीवन की बात करते हैं, अरिस्तु किस तरीके से ज्ञान की बात करते हैं, किस तरीके से अपने 4 वर्च्यूज की बात करते हैं, और किस तरीके से उन्हीं के जो शिष्य हैं अरिस्तु, वो भी 4 वर्च्यू के साथ साथ विजडम की बात करते हैं। विजडम के बारे में वो क्या बोलते हैं कि क्रिटिकल और रैशनल थिंकिंग पर बेस होता है, नॉलेज की ये एप्लीकेशन होती है, जिस व्यक्ति में ये होगा उसका कृत्य अच्छा होगा ही होगा। यानी कि एजेंट थ्योरी का मानना है कि इसमें जो सबसे मेन रोल होता है वो एजेंट का होता है, ना कि उस एक्शन का। कहने का मतलब एक्शन चाहे सही हो या गलत हो, अगर एजेंट अच्छा है तो एक्शन सही होगा ही होगा। सिंपल सी बात ऐसे समझो कि अगर क्या कहते हैं, किसी बाबा ने ये कहा है, ध्यान देना, बाबा ने कहा है कि शराब पीना अच्छी आदत है, तो शराब पीना अच्छी आदत है। यानी कि एजेंट कौन था? अच्छा था। मोदी जी ने अगर कहा है कि लॉकडाउन लगाना देश के हित में है, तो हित में है, फिर आप 1000 कहानियां गढ़ो। यानी कि एक बात बताओ, मीडिया जो काम करी किसके नाम पे काम करे? एजेंट के नाम पे। मीडिया किस पे फोकस करती? एजेंट पे, कि मोदी है तो मुमकिन है। मीडिया क्या कहती? नमो नमो। नमो नमो का मतलब नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, नमो नमो का मतलब शिव भी, ठीक है। तो नमो नमो अगर अच्छे हैं तो देश में जो भी चल रहा है ना सब अच्छा होगा, और अच्छे दिन आएंगे, आएंगे जरूर आएंगे, क्योंकि 70 साल की लूट है, ये हम नहीं कह रहे। देखो मेरा कोई पर्पज़ नहीं बीजेपी पार्टी का, मैं किसी का भी प्रचार नहीं करता हूँ, ना कांग्रेस का, ना बीजेपी, ना आम आदमी पार्टी। मैं बस आपको बता रहा हूँ कि वास्तव में एजेंट थ्योरी होती क्या है। एजेंट थ्योरी यही होती है, ठीक है, कि उस एजेंट को सर्वे सर्वा बना देना। और कहा गया कि मोदी जी जो करेंगे ना वो देश के हित में होगा। चाहे नोटबंदी आए, अच्छी चीज़ है, अगर मोदी जी ने लोगों को लाइन पर लगाया है तो अच्छी बात है। मोदी जी ने अगर लोगों को ऑक्सीजन नहीं उपलब्ध कराई तो अच्छी चीज़ है। अगर मोदी जी देश में आतंकवादी समस्या से निपट रहे हैं तो अच्छी चीज़ है। समझ गए? हर एक चीज़ अच्छी मानना, यानी कि मोदी जी की बात कर रहे हैं। अब वही बात है, अब आप मोदी जी को देख लीजिए, हमने तो इतनी बातें बता दी, आलोचना आप लोग करिएगा कि हाँ वास्तव में कुछ जगह पे सीमाएं हैं, कुछ जगह पे तो मोदी जी अच्छी चीज़ है। जैसे मोदी जी का सर्जिकल स्ट्राइक बहुत अच्छा है, कुछ जगह पे मोदी जी की बातें अच्छी हैं, जीएसटी को लेकर अच्छी हैं, लेकिन उनके इम्प्लीमेंट में कुछ प्रोसेस है। तो इससे जानते हो क्या होता है? इससे आपके अंदर एक तार्किक विश्लेषण डेवलप हो गया। इसीलिए हम आपको अरिस्टोटल का सद्गुण सिद्धांत पढ़ा रहे हैं। अब जब आप इथिक्स में पढ़ेंगे, सपोज कीजिए आपको इथिक्स में एक केस स्टडी अगर कोई मिली, हालांकि हम जब ये सब पढ़ा देंगे तो काफ़ी सारी केस स्टडी भी कराएंगे।
इसीलिए केस स्टडी तो आप लोगों की सही होती नहीं है। जो बच्चे थ्योरी नहीं पढ़ते हैं उनकी केस स्टडी अच्छी होती नहीं है। तो केस स्टडी के लिए हम क्या करेंगे, आपको मान लीजिए केस स्टडी दी हुई है क्या कि ए जो पर्सन है उसको भूख लगी है, बी ने किसी दुकान में जाकर एक ब्रेड का पैकेट चुरा लिया और ए को लाकर दे दिया, और बी ने जब ए को दे दिया तो दुकानदार बी को पकड़ कर ले गया और पुलिस के हवाले कर दिया। इस संदर्भ में आप बताइए कि कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है। अब इसका कोई एक लास्ट डिसीजन नहीं आ सकता, लेकिन आप इसमें तर्क दे सकते हो क्या कि सर ए को भूख लगी थी, बी ने ए को देखा, बी के अंदर कोई दुराभाव नहीं था, बी ने ए की भूख को देखकर ही चोरी की, अर्थात बी का खुद का कोई इंटेंशन नहीं था, बी का कोई खुद का प्लेजर नहीं था, बी खुद के लिए सुख नहीं चाह रहा था, बी ए के लिए सुख चाह रहा था, और बी को ये पता था कि उसे दंड मिलेगा, लेकिन फिर भी उसने ए को बचाया क्योंकि वो एजेंट था। वो ये मानता था उसके द्वारा जो कृत्य किया जा रहा है वो अच्छा है, उसमें पाप नहीं है। ठीक है ना, तो इस चीज़ को आप समझिए। यही आपको ऐसे डिसीजन निकालना पड़ेगा, फिर आपको एनालिसिस के हिसाब से दूसरी और चीज़ें बतानी पड़ेंगी। ऐसे ही तो आप जस्टिस को पढ़ते हो, हमारे यहाँ जब डिसीजन होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, कभी आप देखना तो उसमें यही चीज़ें तो बताई जाती हैं कि ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है, ये ऐसे करना चाहिए, वो ऐसे करना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद है आप समझ गए आज की क्लास को कि वास्तव में अरस्तु का सद्गुण का सिद्धांत क्या है, इस सद्गुण के सिद्धांत की प्रासंगिकता क्या है, और इस सद्गुण के सिद्धांत की एप्लीकेशन क्या क्या है। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम आपको एक्शन थ्योरी पढ़ाएंगे, और उसमें हम आपको डेंटोलॉजी थ्योरी के अंतर्गत जो 3 पार्ट थे उसमें हम आपको कांट को पढ़ाएंगे, और फिर हम आपको गीता को पढ़ाएंगे, और फिर अगले ही पार्ट में गीता और अंतःप्रज्ञावाद को। क्लियर, इतनी बातें आप समझ गए। उम्मीद है आज की क्लास आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट यानी कि पार्ट 3 में। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।